बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, वैसे तो जुमे का दिन जो है बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालती फैसलों के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पर भारी रहा है, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आया है। वो इस तरीके से कि NA-75 डस्का इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये हुक्म सादिर किया गया कि पूरे हल्के में दोबारा से इलेक्शन होगा, रीपोलिंग कराई जाएगी। इस फैसले को चैलेंज किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में, और आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह आया है कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था रीपोलिंग का, उसको बरकरार रखा गया है। पूरे हल्के में रीपोलिंग होगी, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिस पर ऑब्वियसली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज खुश है और कह रही है कि साबित ये हो गया है कि हुकूमत ने अवाम के वोटों पर डाका डाला NA-75 डस्का में। इस पे भी बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज आज हम करेंगे ब्रॉडशीट के हवाले से। जो कमीशन बनाया गया था, जस्टिस अजमत सईद शेख साहब उसके ऑब्वियसली सरबराह थे, उसकी रिपोर्ट आ गई है और हुकूमत ने उस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया है। अब इस रिपोर्ट में ब्यूरोक्रेसी के हवाले से काफ़ी अहम इंकशाफात हैं कि किस तरीके से जो ब्यूरोक्रेसी का कॉपरेशन ना होना जो है वो बड़े मसाइल की वजह बनता है, और इसमें भी यही जिक्र किया गया है कि ब्यूरोक्रेसी की तरफ से अदम ताउन जो है वो सामने आया। इसमें यह भी कहा गया कि नैब के सिवा तमाम मुतल्लिका हुकूमती इदारों ने कमीशन से ताउन नहीं किया, यानी नैब वाहिद इदारा था जिसने इस कमीशन से ताउन किया है। और ब्रॉडशीट का रिकॉर्ड तकरीबन हर जगह बशुमुल पाकिस्तान लंदन मिशन के मिसिंग था, यानी डॉक्यूमेंट्स जो थे, जो सारा रिकॉर्ड था वो मौजूद नहीं था, मिसिंग था। ब्यूरोक्रेसी ने रिकॉर्ड छुपाने और गुम करने की हर मुमकिन कोशिश की, ये भी जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने इसमें लिखा है। रिकॉर्ड को कई महकमों हत्ता के दूसरे बर्रे आज़म तक गायब किया गया। कावे मुसावी सज़ा याफ्ता शख्स है और उसने बाज़ शख्सियात पर इल्ज़ाम लगाए, उसके इल्ज़ामात की तहकीकात कमीशन के TORs में शामिल नहीं। अलबत्ता हुकूमत चाहे तो कावे मुसावी के इल्ज़ामात की तहकीकात करवा सकती है। फिर स्विस केसेस जिनका बहुत चर्चा था एक ज़माने में, जरदारी साहब के केसेस के हवाले से, उसके हवाले से ये बताया गया है इस रिपोर्ट में कि स्विस केसेस के जो 12 डिप्लोमेटिक बैग्स थे उनमें रिकॉर्ड वो नैब के पास मौजूद है। नैब ये जायज़ा ले कि रिकॉर्ड इसके काम आ सकता है या नहीं। ब्रॉडशीट कमीशन ने यह भी कहा कि रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की जाए और हुकूमती सिस्टम की वजह से मुल्क की बदनामी और मुल्क को बहुत माली नुकसान हुआ है, ये भी जस्टिस साहब ने अपनी इस रिपोर्ट में लिखा है। सियासी दबाव आम तौर पर हुकाम से गलत फैसले कराने का बायस बनता है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि नवाज शरीफ हुकूमत ने एहतसाब ब्यूरो को सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया। एहतसाब ब्यूरो को बेनज़ीर भुट्टो की 1996 की हुकूमत के खात्मे के बाद निगरान हुकूमत ने बनाया। आम इंतखाबात 1997 के बाद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने और नई हुकूमत ने एहतसाब के तसव्वुर को सियासी मुखालफिन से इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया और सैफुर रहमान को एहतसाब ब्यूरो का कमीशन का चेयरमैन जो है वो बनाया गया। अब ये इस कमीशन की रिपोर्ट है। ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा तफसीलात हैं, साथ ही साथ जिन लोगों के हवाले से जिनके नाम बाकायदा तौर पर आए हैं, हुकूमत ये कहती है कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हुकूमत की तरफ से कल ये ऐलान किया गया। अब इसमें अहमद बिलाल साहब, हसन साकिब शेख जो कि उस वक्त FBR में थे, गुलाम रसूल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के जॉइंट सेक्रेटरी थे उस वक्त, अब्दुल बासित साबिक डेप्यूटी हाई कमिश्नर UK, शाहिद अली बेग डायरेक्टर ऑडिट एंड अकाउंट्स हाई कमीशन लंदन, और तारिक फवाद मलिक जो कि ब्रॉडशीट के कॉन्ट्रैक्टर थे। इन तमाम लोगों के नाम आए हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई का ऐलान हुकूमत ने किया है। इसी से आगाज़ करेंगे बात का। रुबीना कायम खानी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। और सेनेटर अली जफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सेनेटर साहब, आप ही से मैं आगाज़ करना चाहूँगी गुफ्तगू का। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि जो कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है, अब ये जिन लोगों के हवाले से कार्रवाई का हुकूमत ने ऐलान किया है, अब क्या कमीशन की इस रिपोर्ट की रोशनी में ये कार्रवाई की जाएगी, उसकी कंक्लूजन की बुनियाद पर ये कार्रवाई की जाएगी, या कोई फ्रेश इन्वेस्टिगेशन जो है वो होगी और फिर नए सिरे से देखा जाएगा, इन लोगों को बुलाया जाएगा, उनका वर्जन सामने लिया जाएगा, क्रिमिनलिटी का आंसर बनता है या नहीं, ये तयन दोबारा से हुकूमत करेगी और तहकीकाती इदारों से करवाएगी?
इशादिया कमीशन का जो कानूनी हैसियत है पहले समझने की जरूरत है थोड़ी सी। कमीशन एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं होती। कमीशन का फर्ज ये होता है कि वो एक तरह से कलेक्ट करे जो उसके पास एविडेंस आया है या शहादत आई है या डॉक्यूमेंट्स आए हैं या बयानात आए हैं, और उसके बारे में पॉइंट करे हुकूमत को कि हाँ इसमें कोई ऐसे मामला हैं जिसकी जरूरत है कि इन्वेस्टिगेट किया जाए और इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रोसिक्यूशन हो। तो पहली स्टेज होती है इंक्वायरी की। अब इंक्वायरी कमीशन ने बहुत सारे इंकशाफ किए हैं, बहुत सारी तरफ पॉइंट आउट किया है। इसके बाद कानूनी तौर पे एक इन्वेस्टिगेशन होगी जो बाकायदा वो अदारा करेगा जो कि कानून के मुताबिक इन्वेस्टिगेट कर सकता है। मसलन FIA हो गई, नैब हो गई, पुलिस हो गई, नॉर्मल इस तरह के जो इदारे हैं वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रोसिक्यूशन टीम को दिया जाएगा जितना मवाद इन्वेस्टिगेशन में कलेक्ट हुआ है, और वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है वो फिर डिसाइड करेगी, वो फैसला करेगी कि क्या इतना एविडेंस आ गया है कि कानूनी तौर पे एक अदालत में जाके किसी को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है कि नहीं। जब वो फैसला होगा फिर वो अदालत में मामला जाएगा और फिर एक फेयर ट्रायल होगा। ठीक है, फेयर ट्रायल के बिल्कुल बाद सही है कि कमीशन ऑब्वियसली तहकीकाती इदारा नहीं है, वो तहकीकात नहीं कर सकता है। लेकिन मुझे सेनेटर साहब एक चीज बताएं कि अब ये कमीशन की जो रिपोर्ट है इसमें एक बड़ी वाज़ेह बात की गई है कि नैब के अलावा जितने भी मुतल्लिका हुकूमती इदारे थे उन्होंने ताउन नहीं किया। अदम ताउन की शिकायत जो है वो इस रिपोर्ट में की जा रही है। तो फिर हुकूमत कैसे उन्हीं इदारों से जो ऑलरेडी कमीशन के साथ यहां पर ताउन नहीं कर रहे हैं उन्हीं से ये तवक्को रखे कि वो जो है एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे? जी, पहली बात तो ये थोड़ी अजीबोगरीब बात है जो कमीशन में मैंने भी पढ़ा था कि कमीशन ने ये कहा है कि ताउन नहीं किया गया मेरे साथ सिवाय नैब के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने। तो ये बड़ी हैरत की बात है, उसको देखने की जरूरत है, जरूर इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है कि किसने नहीं ताउन किया, क्योंकि ताउन करना तो एक कानूनी फर्ज था हर महकमे का, उनका कोई जाती ताल्लुक तो होता नहीं। ये तो एक इंक्वायरी रिपोर्ट है, जो इंक्वायरी रिपोर्ट में मांगा जाए वो देना पड़ता है। तो ये एक बात जरूर है कि इसको देखना है, बड़ा जरूरी। लेकिन उसके साथ साथ आपका दूसरा सवाल था कि आप कौन तहकीकात करेंगे। तहकीकात जरूर होंगी और आपको पता है इन्वेस्टिगेटिंग अफसर के पास ज्यादा ताकत होती है। अगर कोई ताउन नहीं करेगा इन्वेस्टिगेटिंग अफसर या इन्वेस्टिगेटिंग टीम के साथ तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। और ये एक तरह से यकीन आपको दिलाता हूं मैं हुकूमत की तरफ से भी कि जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें हर एक को ताउन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा सीरियस मामला है। नैब के बारे में ये इल्जामात हैं और नैब आपको पता है वॉच डॉग है करप्शन की। अगर करप्शन की ही वॉच डॉग के बारे में करप्शन का इल्जाम है तो ये बहुत सीरियस मामला होता है कि वो आपको एक फेमस अंग्रेजी का कोट है, हु विल गार्ड द गार्ड्स, चौकीदार की कौन चौकीदारी करेगा। तो ये एक बड़ा मेजर सवाल होता है। और आप ऑब्वियसली कि जो ताउन नहीं करेगा तहकीकाती इदारों से आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कमीशन की जो कंक्लूजन्स हैं, जो रिपोर्ट में जो सिफारिशात की गई हैं, जो तजावीज़ हैं या उनकी अपनी नताइज जो सामने आए हैं, उसकी बुनियाद पर ऑब्वियसली आप किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। एक फ्रेश इन्वेस्टिगेशन जो है वो होगी। मुझे रुबीना कायम खानी साहिबा, यही एक तो ऑब्वियसली जब इनका नाम आया था जस्टिस अजमत सईद शेख साहब का, तो अपोजिशन ने एतराज़ किया था इनके नाम पर। अब जो चीज़ें सामने आई हैं, पीपल्स पार्टी स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो स्विस केसेस का बारहा इसमें जिक्र किया गया है। तो क्या आपको लगता है कि इस दफ़ा ये वाकई पता नहीं चलना चाहिए? क्योंकि पीपल्स पार्टी कहती है कि जी हमारा तो कोई लेना देना है नहीं, लेकिन अवाम के सामने तभी आएगा जब ये कमीशन बता रहा है कि नैब के पास रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन उस वक्त इस केसेस के हवाले से अदालतों में क्या कहा गया था कि जी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, अदम रिकॉर्ड या अदम शवाहिद की बुनियाद पर इन केसेस को परसू नहीं किया गया। तो आखिर आज इस कमीशन के रिपोर्ट के बाद अब ये मजीद तहकीकात होकर अवाम को पता नहीं चलना चाहिए कि उस वक्त किसकी ईमा पर ये चीज़ें रोकी गई थी और रिकॉर्ड गायब किया गया था?
देखिए सादिया, मैं ये कहूंगी कि एक बुक से वो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ रहा है, और आप देखें जो अब गड़े मुर्दे जो माजी में जिस तरह से हमें कोशिश की गई बारहा कि मतलब किसी न किसी तरह से किसी भी केस में उलझाया जाए या मुलविस मतलब उसको प्रूव किया जाए कि ये वाकई हम पे केस जो है वो बनता है, तो ये बहुत सारी कोशिशें होती रही हैं। और अभी भी आप देख लें, किसी भी हुकूमत में कोई भी पार्टी हो या कोई किसी भी डिक्टेटर की हुकूमत हो, तो वो कोशिश उनकी यही रही है कि जो एक सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और जिसने इस पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं, शहादतें जो है हमने नोश फरमाई हैं और जेलें काटी हैं, लेकिन क्या उसके बाद क्या हुआ? अगर आप स्विस केस की बात करती हैं या दूसरे और बहुत सारे केसेस की बात करती हैं, तो प्रूफ तो कोई भी नहीं हुआ। और इसी तरह से कभी जो है वो एक हेडलाइन बन जाती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे ये चार्जेस हैं, और कभी नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन देखिए अदालतें पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमेशा से है, मैं उस पे कुछ नहीं कह रही हूं, लेकिन यहाँ पे बात यह है कि अगर स्विस केसेस की अगर स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं, तो उस वक्त अदालतों से जिन मुल्जिमान की बरियत कराई गई, वो क्यों कराई गई कि ये कहा गया कि जी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। आज कमीशन की रिपोर्ट के बाद नैब के मुतल्लिका हुकाम से, ऑब्वियसली जिनसे भी उन्होंने पूछा होगा, कि नैब के पास तो रिकॉर्ड मौजूद है, तो फिर आखिर ये तो पता चले कि उन मुल्जिमान की बरियत वो अदम रिकॉर्ड पर क्यों हुई थी, किसके कहने पे हुई थी, अगर रिकॉर्ड मौजूद था नैब के पास। देखें सादिया, मैं तो यही कहूंगी कि अदालतों पे ये तो क्वेश्चन मार्क अदालतों पे है, नैब पे खुद पर है, जो हर दफा हमेशा कोई ना कभी कहते हैं केसेस हैं, कभी कहते हैं नहीं है, तो ये तो क्वेश्चंस उनके ऊपर हैं कि वो जवाबदेह होने चाहिए कि अगर ये सफेद हाथी हम पाल रहे हैं जो एक डिक्टेटर के दौर में नैब बना था, तो अगर वो मतलब कभी कहते हैं कि हैं प्रूफ हैं और आज कमीशन जो बना है, ये तो मतलब पाकिस्तान में तो कोई भी बात किसी भी वक्त जो है वो ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे आ सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के लिए, तो ये तो मैं समझती हूं, लेकिन इसमें पीपल्स पार्टी के खिलाफ बना, ये तो खुद इस रिपोर्ट में कहा गया कि सैफुर रहमान को एहतसाब ब्यूरो बनाया गया, नवाज शरीफ साहब ने अपने सियासी मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल किया। तो वही हम कह रहे हैं ना कि हमारे खिलाफ तो एक सियासी इंतकाम होता रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, वो माजी में, और फिर भी हम जो है वो सारी बातें भुला के हम चाहते हैं कि मुल्की इश्यूज के ऊपर बैठा जाए, उनको सॉर्ट आउट किया जाए। आज भी कोई भी मैं ये कहूंगी कि ठीक है, मैं जरा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब के भी मौक़िफ़ इस पर जान लूं, क्योंकि नून लीग ने भी बड़ा इतराज किया था जस्टिस अजमत सईद शेख साहब के नाम पर, जब ब्रॉडशीट के हवाले से ये कमीशन बना, उनके सरबराही उनको मिली। तो डॉक्टर साहब, ये अब जो रिपोर्ट मंजर आम पर आई है, इसमें तो ऑब्वियसली हर दौर में जो हम देखते हैं कि जब एक हुकूमत होती है वो रिकॉर्ड गायब कर दिया जाता है, मुल्जिमान की बरियत हो जाती है, किसी भी केस की अगर हम बात कर लें, और बाद में आज कमीशन जो है अगर स्विस केसेस की बात करें तो उसके हवाले से भी कहता है कि जी नैब जैसे इदारे के पास रिकॉर्ड तो मौजूद है, उस वक्त सामने नहीं आया था। लेकिन ओवरऑल जो ब्यूरोक्रेसी के अदम ताउन की इसमें एक कहानी खुली है, जिस तरीके से इदारे कोऑपरेट नहीं करते, ये तो हर दौर में हम देखते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे इन चीज़ों से? आपने ये रिपोर्ट आई एम श्योर पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो फिर आपको इसके जो चेदा नुकात हैं वो तो पता ही होंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि जो आपने कहा कि इदारे ताउन नहीं करते हैं, मैं समझता हूँ कि सबसे बुनियादी चीज ये है कि इदारों को दुरुस्त होने की और करने की जरूरत है। हमारे इस तमाम अमल में आप इस तरह की जो इन्वेस्टिगेटिव मामलात हैं उनको देख लें, आप हमारे जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं उनको देख लें, आप हमारे जो सिविल लिटिगेशंस हैं उनको देख लें, यानी एक नस्ल खत्म हो जाती है पूरी और दूसरी नस्ल आ जाती है, लेकिन आपको सिविल लिटिगेशन खत्म नहीं होती। रोज आप अखबारों में पढ़ते हैं कि जनाब 18 साल के बाद मुलजिम कत्ल का बरी हो गया और पता लगा कि ये नहीं था, 18 साल बाद जेल में रहने के बाद। और इसी तरह ये तो फिर कॉर्पोरेट लेवल के क्राइम है, इनकी तो बात ही छोड़ दें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बाकी तो हमेशा बात होती है रिफॉर्म्स की, आपकी क्रिमिनल केसेस में जैसे मैंने कहा, सिविल लिटिगेशन में, लेकिन आपका ये जो क्राइम है ना, जो कॉर्पोरेट क्राइम हम कहते हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम हम कहते हैं, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि
इस मसले को डीपोलिटिसाइज होना चाहिए। मैं चूंकि एक एकेडमिक डिस्कशन हो रही है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस मैं कोट करूंगा कि आज बाज नहीं मुताबिक केसेस ऐसे हैं जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द हियरिंग अपनी प्रोसीडिंग में कहती है कि हमें इससे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बू आ रही है। अगर हम इन तमाम मामलात को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से हट के मैनेज करेंगे, आपसे ब्यूरोक्रेसी भी ताउन करेगी, अच्छा, आपसे बट डॉक्टर साहब मुझे एक चीज बताएं, ये सवाल मैं बाद में आगे जाके सेनेटर अली जफर साहब से भी करना चाहूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली अब तो उनकी जमात की हुकूमत है। लेकिन अगर माजी में मेरा आपसे और पीपल्स पार्टी से भी सवाल ये होगा कि हम जब इन इदारों की बात करते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ नैब की हम बात कर लें तो उनको एतराज़ था सैफुर रहमान से कि जी नून लीग ने, नवाज शरीफ साहब ने हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया, हमारे खिलाफ केसेस बनाए, तमाम चीज़ें हुई। फिर बाद में कमर जमान चौधरी के नाम पे भी एतराज़ हुआ, बड़े नाम आए जिन पर एतराज़ात हुए। लेकिन क्यों फिर किसी हुकूमत ने इस तरीके से नैब के सरबराह के खिलाफ कार्रवाई नहीं की? आज भी जो नैब है उस पर भी आपको और पीपल्स पार्टी को एतराज़ हैं, लेकिन कार्रवाइयां नहीं होती हैं। जब एक्शन ही नहीं लेते, कार्रवाइयां नहीं होती, माजी में देख लें नैब की हिस्ट्री ये रही है, तो फिर आगे कैसे इन इदारों को बेहतर करेंगे? देखिए जी, आपने जो बात की बहुत रेलेवेंट की सादिया आपने। देखिए जिन दो नाम आपने लिए उनके बारे में बात की, मैं कहता हूँ हमीर को फिश्ते नहीं थे, न आदि हैं। सैफुर रहमान साहब के दौर में अगर कोई गलतियां हुई हैं, बाद में बहुत सारी चीजों का एतराज भी किया गया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया गया, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रही है, शायद हमारे अखबार में भी हुई हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अखबार में भी हुई हो। लेकिन हम अगर कोई गलती हमने की है तो मान भी रहे हैं, उनको इस्लाह की बात भी कर रहे हैं। और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने मियां नवाज शरीफ से बैठ के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इन्हीं खतूत की रोशनी में किया था। ये नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। दूसरी बात जो आपने ये कहा, आगे कमर जमान साहब का आपने नाम लिया, मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल आदमी है, वो कंट्रोवर्शियल बंदा है, उसके दौर में कोई ऐसी कंट्रोवर्सी आपको नजर नहीं आती। लेकिन ये रिपोर्ट के बीच में मैं सवाल करूंगा आपसे, ये बात सही है, लेकिन मसला ये है कि कोई भी नैब का इदारा हो, किसी ना किसी एक जमात को तो एतराज होता है ना, जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही होगी वो एतराज करेगी। एतराज बराए एतराज एक और बात है, लेकिन जो बात मैंने सैफुर रहमान साहब की आपने बात की, मैंने कहा कि उसके बाद सीओडी साइन हुआ, बहुत सारी चीजों का एतराफ करके हुआ। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, तो ब्रॉडशीट के जो कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, इसमें किसी जगह जब ये सारा प्रोसेस चल रहा था ब्रॉडशीट का, ब्रॉडशीट कंपनी को हायर किया गया, ब्रॉडशीट के उसे कॉन्ट्रैक्ट किया गया, उस वक्त कंपनी ब्लैकलिस्ट थी और उस फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट किया गया, क्या इस सारे अमल में उस वक्त जो चेयरमैन नैब थे उनका कोई रोल नहीं था? ठीक है, कमीशन की रिपोर्ट में उनका नाम नहीं आना चाहिए। उसके बाद जो चेयरमैन आए, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे उनका नहीं पता, लेकिन उन्होंने इसको प्रोसीड किया। उन्होंने नहीं देखा कि क्या एग्रीमेंट हुए, कैसे हुए हैं, और आप आज अरबों रुपया दे रहे हैं। इससे पहले आप अरबों रुपया दे चुके हैं। बट ये 2008 में हुआ, 2008 में गलत सेटलमेंट हुई, गलत कंपनी के साथ सेटलमेंट हुई, गलत तरीके से पैसे दिए गए। 2009 में फिर जो सही कंपनी थी उसके साथ आर्बिट्रेशन का मामला, वो भी सही तरीके से आगे नहीं पड़ा। 2008 और 9 की बात है। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि क्या अपने तमाम के तमाम जो चेयरमैन नैब थे, यही तो मुसीबत है। आप इस कमीशन की रिपोर्ट को आप देखें कि उस दौर में जितने भी चेयरमैन नैब थे उनको आपने उनको निकाल दिया। यही सवाल मैंने इसीलिए कहा था, मैंने किसी टेन्योर स्पेसिफिक बात नहीं की थी। मैंने माजी के तमाम, क्योंकि नैब का जो भी इदारा होता है, अली जफर साहब, कभी किसी को एतराज होता है, कभी किसी को एतराज होता है नैब के हवाले से, जिसके खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं वो कहते हैं कि जी हमें दीवार से लगाया जा रहा है। लेकिन ये जो मैंने बात उठाई है कि जिन सरबराहों के खिलाफ माजी में एतराजात होते रहे हैं, फिर किसी हुकूमत ने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? आप लोगों की हुकूमत को भी 2.5 साल गुजर गए हैं, जिन लोगों पे आपने एतराजात किए, इमरान खान साहब ने हर जलसे में एतराजात किए, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जी देखें, दो सवाल मैं आपसे पूछता हूँ सादिया। सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या नैब जैसा अदारा जो करप्शन को खत्म करना है उसको आज़ाद होना चाहिए कि नहीं? आपका यकीनी तौर पे जवाब होगा कि बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए। तो मेरा दूसरा सवाल ये आपसे होगा कि अगर आज़ाद होना चाहिए तो फिर उसका तरीक़ेकार क्या है? तरीक़ेकार ये है, जवाब आपका ये होगा कि तरीक़ेकार ये है कि जो नैब चेयरमैन है और जो नैब का प्रोसिक्यूटर जनरल है, उसकी जो अपॉइंटमेंट है, स्पेशली जो चेयरमैन है, चूंकि सारा इदारा वो चलाते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट ऐसी होनी चाहिए जो दोनों साइड्स की मुशावरत से हो, यानी कि गवर्नमेंट की भी
और ऑपोजिशन की भी मुशावरत से हो, ताकि एक ऐसा शख्स आ जाए जो आज़ाद भी हो और जिसके अपॉइंटमेंट के ऊपर किसी किस्म का मसला भी ना हो। तो जब दोनों अभी भी दोनों political साइड से parties डिसाइड थी, उस वक्त- करती हैं। जी, जो दोनों साइड्स थी जो उस जमाने की गवर्नमेंट में थी, पीपल्स पार्टी और PMLN, उन्होंने एक कानून साजी की और कानून साजी में ये लिख दिया गया कि जो अपॉइंटमेंट होगी नैब चेयरमैन की वो मुशावरत से होगी। उसके बाद उसी कानून के तहत नैब चेयरमैन अपॉइंट होते हैं, मुशावरत से होते हैं। अब जब नैब चेयरमैन अपॉइंट हो गए मुशावरत से और जी। उनको आज़ादी भी दे दी गई और ताकत भी दे दी गई कानून के तहत, तो फिर कंप्लेन करना जायज बात नहीं। फिर अगर वो किसी को इंक्वायर करते हैं, किसी की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, किसी को प्रोसिक्यूट करते हैं, किसी के खिलाफ रेफरेंस फाइल करते हैं, तो फिर वो अपने अख्तियारात के मुताबिक कर रहे हैं। अदालतें मौजूद हैं, आप जाके अदालतों में अपनी दफा करें और अपनी डिफेंस करें। लेकिन ये जो हमारी एक आदत है कि हम किसी को आज़ाद नहीं होने देते और हम समझते हैं आज़ाद सिर्फ वही है जो हमारे खिलाफ एक्शन ना ले, ठीक है। तो ये बात गलत है। अगर 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 किसी को किसी सही है, नैब वो चेयरमैन के इंसाफ। खिलाफ कोई अगर है किसी को इल्जाम, तो एक तरीकेकार भी दिया है कानून में कि उनको किस तरह हटाना है, और वो है रेफरेंस के जरिए, जिस तरह एक जज को हटाया जाता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा कंप्लेंट है और बहुत सारा सबूत है किसी के पास, तो वो जा सकता है रेफरेंस में और जाके फाइल कर सकता है, फिर अदालत फैसला कर देगी उसका। लेकिन ये जो बात करना है कि जी बायस हैं और ये नैब काम नहीं कर रही और इनको हट जाना चाहिए, खुद ही रिजाइन कर देना चाहिए, ये फिर एक तरह अदारे को कमजोर करता है। ठीक है, बात वही है कि अगर आपने ये तमाम इदारे, हुकूमती इदारे ट्रांसपेरेंट तरीके से चलाने हैं जिस पर एतराज किसी को ना हो, ऑब्वियसली जो कि बड़ी आइडियल सिचुएशन और बड़ा मुश्किल तरीन काम है, कि आपको इस्लाहात की तरफ जाना पड़ेगा और इस्लाहात के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा बैठना पड़ेगा। और अभी भी इस कमीशन की रिपोर्ट में जब जस्टिस साहब ये कहते हैं कि जी रूल्स ऑफ बिजनेस में आप तरमीम करें, क्योंकि जो मौजूदा सिस्टम है उसकी वजह से इस मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, मुल्क की बदनामी अलग हुई है, माली नुकसान जो है वो अलग हुआ है। इस पे ज़रा मज़ीद बात करते हैं कि क्या तमाम जमातें बैठने को तैयार हैं इन चीज़ों पर, इस्लाहात पर, रिफॉर्म्स पर, जिसका सब राग अलापते हैं लेकिन हकीकी तौर पर कोई काम करने को तैयार नहीं होता। बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। जिस रिपोर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, जो कमीशन की रिपोर्ट है, जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने लिखी है, इसमें डॉक्टर साहब पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि इन्होंने ये जिक्र किया जो कि शायद हर दौर में ही हम देखते हैं कि ऐसी आवाजें या ऐसे लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि काम जारी रहे और कोई उसका नतीजा निकल सके। तो इसमें भी जो रिपोर्ट में जस्टिस साहब कहते हैं कि जाहिर है वो मारगला के दामन में बैठ के रिपोर्ट लिख रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जी बड़ी गीदड़ों की आवाजें आ रही थी लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सो आपको भी पता है, आप भी इधर के हैं, आप जानते हैं कि यहाँ पे कितना मुख्तलिफ किस्म के जानवर मारगला की पहाड़ियों में आते रहते हैं। तो ये वाकई असली गीदड़ों की बात हो रही थी या फिर कुछ ऐसे लोग जो गीदड़ भपकियां देते रहे जस्टिस साहब को लेकिन उन्होंने सुना नहीं? मेरा तो ख्याल है असली गीदड़ों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा तो ये पिछले कई जनरेशन से इलाका है। अब तो इस्लामाबाद है, पहले डिस्ट्रिक्ट पिंडी था और उससे पहले ज़ाहिर एंडोपा कट्ठा था, इस इलाके से चप्पे चप्पे से वाकिफ है। गीदड़ों की बात कर रहे हैं जिस साहब। लेकिन मुझे इस बात में हैरत है, तो काम का बंदा तो उन्होंने इस कमीशन में पकड़ा नहीं, तो गीदड़ों को ही चलान कर देते। नहीं, उन्होंने देखे ना, वो 7 लोग हैं, 6 लोग हैं, हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, उनके नाम आए सामने। मैंने एक लफ्ज बोला है, मैंने कहा काम का बंदा तो उन्होंने पकड़ा कोई नहीं। काम का बंदा, तो आप काम के बंदे को कैसे डिफाइन करते हैं? जिसकी मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर किसी शादी पे आपको एतराज है दूल्हा को, तो आप कुछ कहें नहीं, बारातियों को पकड़ लें। तो 5 बाराती उन्होंने पकड़ ली है, तो खानापुरी के लिए गीदड़ भी चलान कर अगर इसमें दूल्हा पकड़ने पे आते, दूल्हा आपकी पार्टी से निकलता या पीपल्स पार्टी से निकलता, फिर दूल्हा चेयरमैन नैब का, उसका नाम लेते हुए सबके पर जलते हैं, क्योंकि उसके नाम के साथ इससे पहले कुछ और भी आता है। आप समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा चलें, लेकिन आपको लगता है कि असली गीदड़ों की बात हो रही है यहाँ पे? असली गीदड़ों की बात हो रही है। वैसे वो खाना नंबर 2 में या कार्य सरकार के मुदाखलत के जुर्म में पकड़े जा सकते थे,
ठीक। लेकिन बहरहाल मतलब एक बात ही है, लेकिन सीरियस बात ये है कि इसमें मैं समझता हूँ गोंगलुओं से मट्टी झाड़ी गई है। ये लोग, मैं नहीं कहता ये लोग जो जिनका नाम आया है ये जिम्मेदार है, ये नहीं है। मैं कौन होता हूँ, मुझे तो उन डिटेल्स का नहीं पता कि इनका किरदार क्या भले हो, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि उस दौर में या किसी भी दौर में चेयरमैन नैब की इजाजत के बगैर पत्ता नहीं हिलता, और इन तमाम एग्रीमेंट्स में चेयरमैन नैब साहब खुद मुलव्वस रहे हैं। जिन अदवार में ये चलता रहा है, मैं आपको कहता हूँ कि मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, 2000 में एग्रीमेंट हुआ था, 2003 में वो मंसूख हो गया, फिर जो सेटलमेंट हुई वो 2008 में हुई, और फिर 2009 में। तो इन अदवार में जो चेयरमैन नैब था, आप कहते हैं बस उसके पीछे जाएं? वो बिल्कुल जिम्मेदार है, उन्हें इस कमीशन में जिम्मेदार करार देना चाहिए था। मजीद इन्वेस्टिगेशन उनसे होनी चाहिए थी कि अंडर योर नोज ये सारी चीजें हुई हैं और आपकी अप्रूवल से हुई हैं। तो फिर इनमें आपने क्या खोया क्या पाया, ये देखे ना, खोया ही खोया, पाया क्या आपने? अच्छा चले, मैं मतलब क्या कौमी पैसा इतना आसान है हुआ ना, बिल्कुल आपने गलत पैसा दिया, गलत सेटलमेंट हुई, और उसके बाद जब सही कंपनी के साथ आर्बिट्रेशन का मामला चला वो भी आप लोग उसको भी सही तरीके से अंजाम नहीं दे सके। लेकिन ऑब्वियसली हुकूमत बार बार कहती है कि जी ऐसे आप लोग पोर्ट्रे करते हैं कि जैसे इस हुकूमत ने किया। पीटीआई तो उस वक्त ही भी नहीं, कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। वो कहते हैं कि जी ये जरूर बता दिया करें, रिकॉर्ड पे रखा करें कि हमारी हुकूमत कहीं एग्जिस्ट नहीं करती थी, हमारी तो जमात भी नहीं थी। लेकिन ये जो आर्बिट्रेशन के बाद ये जो आखिरी खतामी मामला हुए आप ही के दौर में हुए हैं ना, ये केस आपके दौर में हारा गया। अभी जो पैसे दिए गए आपके दौर में दिए गए, यूबीएल का अकाउंट जो लंदन में था पाकिस्तान एम्बेसी का, उसमें पैसे आपने डलवाए। मैं इसका जरा अली जफर साहब से जवाब ले लूं क्विकली। सेनेटर साहब इस पे जरा रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं रुबीना साहिबा की तरफ जाऊंगी। वो कह रहे हैं कि ये सारा कुछ जो हुआ ये तो आपके दौर में हुआ है। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और आप इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ लें और सारा देखें, सारे मामले 2018 से पहले के हैं। ये कहना कि हमने कुछ किया, हाँ इतना जरूर था कि जो फैसला आया वो इस दौर में आया, लेकिन जो पहले सारा कुछ होना था वो पहले हो चुका था। और ये आई थिंक करेक्ट कर लें अपने फैक्ट्स तो बेहतर होगा। ये कोई पेमेंट्स भी हमारे ज़माने में नहीं हुई, पेमेंट्स भी पहले हुई और उसका जिक्र इंक्वायरी रिपोर्ट में बड़ा क्लियरली है। और उसमें जो लोग पेमेंट्स करने में मुलव्विस थे उनके नाम भी दिए गए। तो वो पहले हुकूमत के नीचे ही थे, लेकिन ठीक है, पीटीआई की हुकूमत की में सिर्फ फैसला आया है जी। और ये आर्बिट्रेशन चल रही थी। रुबीना साहिबा, ये जो बात हो रही है, एक तो इस कमीशन के रिपोर्ट जी सेनेटर साहब थोड़ा सा आवाज में डिले, तो मैं माजरत चाहूंगी, मुझे आपकी आवाज थोड़ी देर से आ रही है। आप बात मुकम्मल कर लें, फिर मैं रुबीना साहिबा की तरफ जाती हूँ। जी, मैं कहने लगा था कि जब इंटरिम गवर्नमेंट का एक दौर था तब भी ये मामला उठा था और उस वक्त आर्बिट्रेशन चल रही थी और फैसला आ चुका था, इंटरिम फैसला आ चुका था आर्बिट्रेशन का। तो जब ये हुकूमत आई है तब तो सिर्फ वो फाइनल फैसले ने आना था, और उसमें इस हुकूमत का ये जरूर क्रेडिट है, ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने फिर इंक्वायरी कमीशन बैठाई, और अब क्रेडिट मजीद ये जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन होके जो लोग मुलव्विस हैं उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो। ठीक है, मैं एक क्विक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आके रुबीना कायम खानी साहिबा की तरफ जाएंगे। और जो बात हो रही है कि इस्लाहात की तरफ ये मामला जा सकता है या नहीं, अब तो हुकूमत की ऑफर है, कितनी संजीदगी से अपोजिशन इस हुकूमत को देख रही है, वो उस पर भी बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट में भी, जिसका हमने पहले जिक्र किया, कि ये कहा गया है कि जो सिस्टम है इस वक्त मुल्क का, उसकी वजह से मुल्क की बदनामी भी हुई ब्रॉडशीट के हवाले से अगर हम बात करें, और साथ ही साथ माली नुकसान भी हुआ। रूल्स ऑफ बिजनेस में तरामीम की तजवीज़ भी आई है। रुबीना साहिबा, सवाल आपसे ये है कि क्या इस वक्त जिस तरीके से हुकूमत ये दावा कर रही है कि पीडीएम तो चले ख़त्म हो गई है, बहुत आपने इस्तीफ़ा खेल लिया, लेकिन अब आप लोग इस्लाहात के लिए इकट्ठे बैठे, वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने इस हवाले से क्या ऑफर की है अपोजिशन को, पहले वो सुनाइए।
हुकूमत जो है वो तमाम जमातों के साथ अलहदा रब्ता करेगी, क्योंकि PDM तो हमारी नज़र में ख़त्म हो चुका है। अब इस्तीफ़ों की सियासत ख़त्म हो चुकी है और इस्लाहात की सियासत शुरू हुई है। 2-2.5 साल इस्तीफ़ा खेल लिया है, अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमने एक कदम पीछे लिया है, हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं कि आइए बैठिए, और नून लीग और पीपल्स पार्टी भी एक कदम पीछे लें। रुबीना साहिबा, हुकूमत कह रही है कि हमने एक कदम पीछे लिया है, पीपल्स पार्टी और PMLN भी एक कदम पीछे लें, तो अपोजिशन तैयार है क्या? देखिए, मैं ये कहूँगी कि हमें कोई ना ही इतना कोई शौक है कि हम इमरान खान साहब के साथ जाके बात करें या बैठें उनके साथ वैसे ही मतलब चाय पीने का। हम बात कर रहे हैं, अगर PDM या PDM में कोई भी शामिल जमात अगर बात कर रही है तो वो मुल्क की इश्यूज़ के ऊपर बात कर रही है। और जिस तरह से आपने भी कहा और जो है फवाद चौधरी साहब का भी स्टेटमेंट आपने सुनवाया कि PDM ख़त्म हो गई है। PDM ख़त्म नहीं हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप देखें कि इसकी बुनियाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रखी थी, COD भी हमने ही उस वक्त शुरू किया था, और अभी भी हमारी कोशिश यही रहेगी अभी तो PMLN और JUIF जो है कंसेंसस पीपल्स पार्टी और ANP को PDM से निकालने की कोशिश कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो पार्टी बुनियाद रखने वाली है उसको कैसे PDM से निकाला जा सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। और अगर कोई पार्टी हमसे इख्तिलाफ राय रखती है तो हम उनको कोशिश करेंगे कि वो हमारे साथ आके बैठ के उस पर अपना कंसेंसस जो है वो बिल्डअप करें। वो हमारी पूरी कोशिश होगी, जिस तरह से माजी में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो है वो मुल्की मफाद के लिए कोशिश की है तमाम जमातों के साथ बैठने की। और बाकी आप जिस तरह से ये नैब और ये सारे इदारे जो खासतौर पर सिस्टम की अगर हम जब बात करते हैं पाकिस्तान में, इस्लाहात के लिए नहीं बैठेंगे आप लोग हुकूमत के साथ? पार्लिमान में आप आए ही देखिए, हुकूमत के साथ सादिया, मैं ये कहूंगी इस्लाहात के लिए तो हम कहते रहे हुकूमत को कि हम बैठते हैं, लेकिन आपने रवैया देखा है इमरान खान साहब का और उनके वजीरों का कि जिस तरह के स्टेटमेंट्स उनके पास उनकी तरफ से आते रहते हैं, क्या वो हमारे साथ बैठेंगे? कभी आए दिन कोई केस निकाल लेते हैं किसी भी अपोजिशन लीडर के खिलाफ, कभी क्या, तो ये सीरियस नहीं है। शुरू दिन से PTI की जो गवर्नमेंट है वो इनकॉम्पिटेंट जो है वो लोग हैं, इनको पता ही नहीं है इश्यूज के ऊपर अपोजिशन के साथ कैसे बात की जा सकती है। अभी जो पार्लियामेंट में अगर आप देखें, पास्ट में जो खासतौर पर 3 साल से ये लोग आए कि किसी भी चीज में इन्होंने कोई रिफॉर्म किया है, इलेक्शन कमीशन के हवाले से देख लें, नैब के इदारे या जो भी हम दूसरा कोई भी बात करते हैं, तो कोई भी कहीं पे भी बेहतरी नजर नहीं आती सिवाय वेस्ट ऑफ मनी। और जो नैब के जरिए जो है वो अपोजिशन के खिलाफ केसेस बनाने पे वो करते रहते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर यही जो चलिए इस पे मैं हुकूमत का मौक़िफ़ जानूंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब इन्वेस्ट करें आपका भी यही मौक़िफ़ है। हुकूमत तो ऑफर कर रही है इस्लाहात के हवाले से कि जिस साथ बैठे, अब इस्तीफा बहुत खेल लिया, एक कदम हुकूमत ने पीछे लिया है, अब अपोजिशन वाले भी पीछे हों। डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी, सवाल आप ही से था कि हुकूमत ऑफर कर रही है कि इस्लाहात के लिए बैठें, इदारों में इस्लाहात, नैब के हवाले से बात करें, बाकी इदारों के हवाले से बात करें। अब बहुत इस्तीफा और PDM खेल लिया, अब टेबल पर आए। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि जो हुकूमत है उसका रवैया अब भी और इससे पहले भी गैर संजीदा है। हमने जब पहली दफा हुकूमत बनी तो हमने सबसे पहले क्या कहा था कि पाकिस्तान में अगर आप बेहतरी ला सकते हैं तो हम आपके साथ हैं, हम साथ देंगे। असेंबलियों के बाइकआउट की बात की गई, उस पे भी अपोजिशन ने मुतफ़िका तौर पर यह फैसला किया, राय थी कि असेंबलियों का बाइकआउट करें, इस्तीफे दें शुरू में, लेकिन हमने कहा नहीं, पार्लियामानी निज़ाम का हिस्सा बने, आगे बढ़े, मुल्क के लिए बेहतरी हो सकती है, उसका साथ दें। आप अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ साहब की पहली तकरीर उठा के देख लें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी उन्होंने, मिसाक मईशत की बात की थी, वो याद है। लेकिन अब क्यों नहीं आप पार्लियामान में रहना चाहते? पीपल्स पार्टी कहते हैं इस्तीफे ना दें, अब आप लोग मौलाना साहब के साथ मिलके कहते हैं इस्तीफे दें। सिर्फ वो वजीर बात करते हैं या उन्हें बात करने दी जाती है जो सिर्फ गालियां देते हैं, ये पार्लियामान का माहौल खराब करते हैं, जो वहाँ पे गंद डालते हैं माजरत से। पार्लियामान की आपने टके की इज्जत नहीं छोड़ी, लोग आपके पार्लियामेंट की कार्रवाई को देख के हंसते हैं। तो रोजमर्रा के हम लोगों से मिलते हैं ना, लोग कहते हैं ये पार्लियामेंट है, तमाशा के लगाया हुआ है आपने।
उसके बाद ये फैसला किया अपोजिशन ने कि इस जाली हुकूमत के साथ किसी तरह की कोई गुफ्तगू, कोई सिटिंग नहीं होगी। ये एक मुश्तरका फैसला था। अब अगर अपोजिशन बैठ के मुश्तरका तौर पर दोबारा कोई हिकमत अमली बनाए तो वो ज्वाइंट स्ट्रेटजी जरूर होगी, लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा कि ये देखे ना, ये नहीं बेटा, आप लोग अब इस्तीफों की बात करते हैं, आपको लगता है वो पीपल्स पार्टी जैसे सिस्टम में रहने की बात की, आप लोगों को वो पार्लियामान में वापस लेकर आए, सेनेट के इंतखाबात भी लड़े, आपने ज़िमनी इंतखाबात भी लड़े, अब वो इस्तीफे देने पर तैयार हो जाएंगे? वो तो इनकार कर चुके हैं। नहीं, मैं इस्तीफों की बात नहीं कर रहा, वो तो ज़ाहिर मौलाना साहब ने यही रख दी ना, बोन ऑफ कंटेंशन, तो इस वक्त ये मसला बना हुआ है। ज्वाइंट उसके ऊपर जो है एक कंसेंसस के साथ ये बात हुई थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टाइम दिया जाए, वो और अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जाके इसको डिसाइड करेंगे, ये उन्होंने कहा था। और अभी ये बस एक दिन की बात है, उनका फैसला भी सामने आ जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ हुकूमती रवैयों की बात कर रहा हूँ कि जब आपको इस तरह की जिम्मेदारी मुल्क की भाग दौड़ दे दी जाती है, किसी भी तरह ले ली जाए, आपने दे दी, आपको गई, अब उसके बाद आप अपने अंदर संजीदगी पैदा करें, अपने आप को अहल साबित करें। लेकिन मुसलसल उनके रवैये जो हैं वो गैर संजीदा हैं। वो सिर्फ अपोजिशन को जिक्र करना, मजाक उड़ाना, उनको बेइज्जत करना, इस तरह तो मुल्क नहीं चलते ना। फिर आप ये भी कहें कि पार्लियामान की कार्रवाई भी चले और मामला हल भी हों। ठीक है, पहले तो मैं इसी पे सेनेटर साहब से जरा पूछ लेती हूँ कि आप लोग जो दोनों कह रहे हैं, सेनेटर साहब इनका मौकफ ये है। वैसे मैं आपस की बात बता रहा हूँ जी जी, सेनेटर साहब पहली बात तो नए हैं, एक इंतहाई पाए के कानूनदान है जी बिल्कुल, ये पीटीआई कल्चर नहीं है, ये डिफरेंट बैकग्राउंड और डिफरेंट खानदान से है। चले मैं कल्चर नहीं है। लेकिन देखिए अभी तो पीटीआई में है ना, टेक्नोक्रेट की नशस्त पर आए हैं, सेनेट में आए हैं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई, वैल्यू ऐड करेंगे सेनेट में। लेकिन मुझे बताएं सेनेटर साहब कि ये मुज़ाकरात की ऑफर जो हुकूमत कर रही है, इस पर ऑपोजिशन को क्यों लग रहा है कि शायद संजीदगी नहीं है, और उसका बड़ा सबब जो है वो कहते हैं हुकूमती रवैये हैं? देखिए जी, जहां तक मेरी राय है वो ये है कि जो जमहूरियत का आपस में डिबेट करना, पोलिटिकल डिफरेंट पार्टीज के अंदर भी लीडरान का डिबेट करना, ये एक जमहूरियत का हिस्सा है। अब कई बार डिबेट झगड़े में भी बदल जाती है, कम होना चाहिए, वो कुछ ज्यादा है हमारे में दोनों साइड से, और वो लेकिन ये भी एक जमहूरियत का हिस्सा है, पूरी दुनिया में होता है। आप डिबेट भी करते हैं, झगड़े भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हमारी एक ऑब्लिगेशन है, एक जिम्मेदारी है, और वो ये है कि हम जो लॉ रिफॉर्म है, नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज हैं, उनके ऊपर जरूर बातचीत को आगे बढ़ाएं, और उसको हम कानून साजी जो है, जो पॉलिसी मेकिंग है, और जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, उसमें मिल के आगे हम बढ़े। तो ये जो जिम्मेदारी है, वो झगड़े अपनी जगह, कॉरल्स अपनी जगह, लेकिन जो जिम्मेदारी है हमारी आपस में मिलजुल के बैठ के रिफॉर्मेशन करने की। आप लोगों ने गालिबन एक कमेटी भी बनाई है पार्लियामेंटेरियंस की, जिसका काम ऑपोजिशन से मुज़ाकरात करना है, उनको आमादा करना है, राइट जी? और सिर्फ आमादा नहीं, मेरे ख्याल ऑपोजिशन भी देखें, बड़े अच्छे अच्छे लीडरान हैं ऑपोजिशन में भी। मैंने बहुत सारे सेनेटर्स के साथ भी मुलाकातें हुई हैं दोनों साइड के, जो तैयार हैं, जो एक्चुअल काम करने के लिए तैयार हैं। और मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है कि हम उस तरफ जाएं, क्योंकि अब पीडीएम वाला ये जो सारा मसला था, जिसके अंदर रेजिग्नेशन की बात थी, लॉन्ग मार्चेस की बात थी, मेरा ख्याल है अब वो साइड पे हो गया है। अब वक्त आ गया है कि हम अगले 2-2.5 साल तो सब खत्म हो गया आपकी नजर में? मौलाना साहब तो शायद रमजान के बाद फिर से सड़कों पर निकलने की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली इस्तीफों की शर्त उन्होंने रख दी, वो पीपल्स पार्टी देगी नहीं, लेकिन लॉन्ग मार्च के लिए आपको लगता है कि चले, मैं तो कहता हूँ लॉन्ग मार्च भी जमहूरियत का हिस्सा है। रमजान के बाद ये लॉन्ग मार्च भी बेशक आप होने दें, ये भी एक जमहूरियत का हिस्सा है, ये भी शायद कोई बेहतरी ही हो, लेकिन उसके साथ साथ ये जो काम है हमारा, रिफॉर्म पॉलिसीज बनाना, कानून बनाना, ये सारे जो पार्लियामेंटेरियंस की जिम्मेदारियां हैं, वो तो हम पूरी तरह निभाएं। उसके लिए मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा ऑफर किया है, और मैं फवाद चौधरी साहब की जो आपने स्टेटमेंट बताई थी उससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। जी सही, फवाद चौधरी ऑब्वियसली हुकूमत की तरफ से बात कर रहे हैं, वफाकी
वजीर हैं, उन्होंने कहा है कि जी हम पीछे हटें एक कदम, अब अपोजिशन पीछे हटे, और सेनेटर अली जफर साहब को लगता है कि ये बात होगी क्योंकि यही असल काम है पार्लियामेंटेरियंस का। आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर अली जफर साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और रुबीना कायम खानी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।